17 साल की मिनी अपने स्कूल जाने से पिछले कुछ दिनों से काफ़ी घबराने लगी है। स्कूल का नाम लेने से ही वो डर जाती है। घर वालों के बार बार पूछने पर भी मिनी सिर्फ इतना ही कहती है कि उसे स्कूल जाना ही नहीं। स्कूल में पता करने के बाद स्कूल से भी यही पता लगा कि मिनी को स्कूल से किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। 28 दिन पहले जब मिनी ग्राउंड से होकर स्कूल बिल्डिंग की तरफ जा रही थी तो उसने देखा कि स्कूल की दीवार से लगकर एक औरत काले कपड़े पहने मिनी की तरफ देख रही थी। मिनी रुककर उसे देखने लगी, लेकिन तभी उसकी नई दोस्त आरोही ने उसे पीछे से पुकारा। मिनी आरोही की तरफ देखकर दोबारा उसी औरत की तरफ मुड़ी तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। मिनी ने ये बात आरोही को बताई, लेकिन आरोही ने उससे कहा कि ये सब उसका रात रात भर जागकर चैटिंग करने का नतीजा है। मिनी भी आरोही की बात सुनकर हंस पड़ी और दोनों बातें करते हुए अपनी क्लास में चली गई। उस दिन सबका एग्ज़ाम था तो क्लास में सबको अलग अलग बेंच पर बिठाया गया। मिनी की पीछे वाली सीट पर ही आरोही बैठी थी। मिनी पूरा मन लगाकर अपना एग्ज़ाम किए जा रही थी। आरोही बार बार मिनी के कंधे पर हाथ रख रही थी और मिनी बार बार अपना कंधा झटक कर उसका हाथ अपने कंधे से झटका रही थी। लेकिन जब मिनी के कंधे पर हाथ तीसरी बार आया और मिनी ने कंधा झटकाया तो हाथ नहीं हटा, बल्कि मिनी के कंधे पर वो पकड़ और मजबूत हो गई। मिनी ने उस हाथ की तरफ देखा तो उस बिल्कुल सड़ चुके हाथ पर भिनभिनाती मक्खियों ने मिनी को चीखने पर मजबूर कर दिया। मिनी चिल्लाकर खड़ी हुई तो उसके पीछे वाली सीट पर कोई नहीं था। मिनी ने ये सब क्लास टीचर को बताया तो इस पर जो क्लास टीचर ने कहा वो सुनकर तो मिनी को जैसे कोई करंट लगा हो। क्लास टीचर ने बताया कि उसके पीछे वाली सीट तो 15 मिनट से खाली है। आरोही अपना पेपर सबमिट करके 15 मिनट पहले ही जा चुकी है। मिनी का ये सोच सोच कर सर चकराने लगा था कि अगर उसके पीछे वाली सीट पर कोई था ही नहीं तो उसके कंधे पर बार बार हाथ कौन रख रहा था। खैर, मिनी ने यह बात सोचकर दिमाग से सब कुछ निकाल दिया कि देर रात तक जागने से उसका दिमाग थक चुका है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। अगले दिन मिनी स्कूल आई और रिसेस में वॉशरूम गई। मिनी जब वॉशरूम में ही थी कि जब उसे बाहर से आरोही की आवाज़ आई। मिनी, क्या तुम अंदर हो? मिनी ने जवाब दिया, हाँ आती हूँ। और जैसे ही मिनी दरवाज़ा खोलकर बाहर गई तो देखा बाहर कोई नहीं था। मिनी ने क्लास में जाकर आरोही से पूछा तो आरोही ने कहा कि नहीं, मैं तो कब से क्लास में ही बैठी हूँ। मिनी ने सोचा आरोही उसकी टांग खींच रही है। थोड़ी देर बाद रिसेस ख़त्म हुई और सब बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए। मैथ्स की टीचर बोर्ड पर पढ़ा रही थी। मिनी का भी पूरा ध्यान पढ़ाई में था। मिनी ने बोर्ड पर लिखा नोट करने के लिए सर नीचे किया और नोट करके जैसे ही सर उठाया तो मिनी की चीख निकल गई, क्योंकि मिनी ने देखा कि जहां अभी अभी टीचर खड़ी थी वहीं अब काले कपड़ों में एक औरत सड़े गले चेहरे के साथ खड़ी थी। लेकिन चीखने के साथ ही मिनी को अब फिर से वहां टीचर ही दिखाई दे रही थी। मिनी की दिल की धड़कनों ने शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार पकड़ दी थी। टीचर मिनी से कुछ पूछती उससे पहले ही मिनी सीधा प्रिंसिपल ऑफिस चली गई। मिनी ने सोचा कि वो छुट्टी लेकर घर चली जाएगी। मिनी ऑफिस पहुंची और देखा कि प्रिंसिपल मैडम उसकी तरफ कुर्सी की पीठ करके बैठी हैं। मिनी ने कहा कि मैम, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे घर जाना है। लेकिन मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया। मिनी ने दोबारा सवालिया ढंग से कहा, मैडम, तो कुर्सी घूमी, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाली प्रिंसिपल मैडम नहीं बल्कि वही काले कपड़ों वाली औरत अपने लंबे काले दांतों के साथ मिनी की तरफ देख मुस्कुरा रही थी। इस बार मिनी की चीख उसके गले में ही अटक चुकी थी। मिनी अपनी पूरी ताकत लगाकर भागी वहाँ से और सीधा अपने घर आकर रुकी। मिनी की मम्मी ने उससे पूछा तो मिनी ने ये सोचकर किसी को कुछ नहीं बताया कि अगर वो किसी को ये बात बताएगी तो सब उसे पागल समझेंगे। उस दिन से आज तक मिनी स्कूल इसी डर से नहीं गई है कहीं उसको वो औरत फिर से न मिल जाए। आरोही मिनी से रोज़ फ़ोन पर बात करती है, उसे कई बार बोलती है कि वो स्कूल आया करे। ये सब मिनी का केवल एक वहम है। आज आरोही का बर्थडे है। आरोही ने मिनी को बुलाया है और मिनी तकरीबन शाम के 6 बजे आरोही के घर चली भी गई।
मिनी ने आरोही के घर जाकर देखा तो उसे पता लगा कि आरोही ने सिर्फ उसे ही इनवाइट किया है। मिनी और आरोही दोनों इधर उधर की बातें कर ही रहे थे तो मिनी ने आरोही से पूछा कि आरोही, तेरे मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे। इस सवाल के साथ ही आरोही का खुशमिजाज चेहरा दुखी हुआ और आरोही ने एक अलग सी सर्द आवाज़ में कहा, मर चुके हैं मेरे मम्मी पापा। उस आवाज़ के साथ ही करंट की एक लहर मिनी के पूरे शरीर में दौड़ गई। मिनी ने मन ही मन सोचा कि आरोही उसकी दोस्त है, फिर भी मिनी ने आरोही से उसके मम्मी पापा के बारे में कभी पूछा ही नहीं कि तभी अचानक पूरे कमरे में एक धुन गूंजी। मिनी ने कमरे की हर तरफ देखा और फिर जब दोबारा आरोही की तरफ पलटी तो देखा सामने कोई नहीं था और पूरे कमरे में देखने के बाद मिनी को पता लगा कि आरोही पूरे कमरे में नहीं है। डर का एक बहुत बड़ा झटका मिनी को बार बार लग रहा था। इधर उधर देखते देखते मिनी की नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी तो मिनी को 440 वोल्ट का करंट उसकी एड़ी से लेकर चोटी तक लगा। पास जाकर मिनी ने तस्वीर देखी तो एक तरफ तस्वीर लगी थी जिसके नीचे लिखा था लेट पारस गुप्ता और एक तरफ आरोही की तस्वीर जिसके नीचे लिखा था लेट आरोही गुप्ता। आरोही गुप्ता यानी पारस गुप्ता की बहन और पारस गुप्ता वही लड़का जो मिनी से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन जब उसको पता लगा कि मिनी उसके साथ चीट कर रही है तो उसने स्कूल की बायो लैब में अपनी नस काट कर जान दे दी। उसके बाद से वो लैब हमेशा के लिए बंद कर दी गई। खैर, अभी भी मिनी उस कमरे में थी और तस्वीर देखकर जैसे ही मिनी पलटी तो पीछे आरोही बिल्कुल काले कपड़ों में बाल बिखेरे उसके सामने खड़ी थी। मिनी डर के मारे चिल्लाई। तभी आरोही ने एक भयानक आवाज़ में मिनी से कहा, कोई फ़ायदा नहीं मिनी, यहाँ तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। तेरी वजह से मेरा भाई मरा और तुझसे बदला लेने के लिए मुझे भी मरना पड़ा। अब तुझे भी तो मरना पड़ेगा ना मिनी। इतना कहकर आरोही ने कसकर एक थप्पड़ मिनी को जड़ दिया और उसी के साथ मिनी बेहोश हो गई। मिनी को होश आया तो उसने खुद को बायोलैब में पाया। मिनी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मिनी को उस बंद बायोलैब से कोई निकालने नहीं आया। कुछ दिनों बाद बायोलैब से बदबू आने लगी तो बायोलैब को खोला गया और अंदर मिनी की सड़ी हुई लाश मिली। आरोही आज भी स्कूल में है और नमित की अच्छी दोस्त है। नमित वही लड़का जो मिनी के साथ मिलकर पारस को चीट कर रहा था। अरुण, आर्यन और आरुषि तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तीनों ने अपने स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में काफ़ी सुना था। लाइब्रेरी 3 साल से बंद पड़ी थी। हर कोई उस लाइब्रेरी के पास जाने से मना करता था। एक दिन अरुण, आर्यन और आरुषि ने मिलकर रात को उसी लाइब्रेरी में जाकर पार्टी करने का प्लान बनाया। तीनों रात के 8 बजे स्कूल की पीछे की दीवार कूदकर स्कूल में चले गए और इधर उधर नज़र घुमाते हुए लाइब्रेरी के पास पहुँचे और धीरे से दरवाज़ा खोलकर लाइब्रेरी में दाखिल हुए। अरुण फ़ोन की टॉर्च ऑन करके लाइट स्विच ढूंढने लगा। दरवाजे के सामने वाली दीवार पर अरुण को लाइट स्विच दिखे। अरुण स्विचेस की तरफ बढ़ा और स्विच ऑन किए और स्विच ऑन करके जैसे ही पलटा तो पीछे आर्यन अकेला था। उस किताबों से भरी पूरी लाइब्रेरी में आरुषि कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अरुण ने आर्यन से पूछा, आरुषि कहाँ गई? आर्यन ने इधर उधर देखते हुए कहा, यार अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। तभी लाइट झपक की एक आवाज़ के साथ अचानक बंद हो गई और लाइट्स बंद होने के साथ ही आर्यन और अरुण के कानों में पड़ी एक लड़की के रोने की आवाज़। आर्यन ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और एक कोने में देखा तो दिखा सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की आरुषि को अपनी गोद में लेटाकर उसके सर पर हाथ फेरती हुई रोए जा रही थी और आरुषि किसी मरे हुए इंसान की तरह बेजान होकर आंखें बंद किए बिना हिले डुले उस लड़की की गोद में लेटी थी। आर्यन और अरुण का माथा ये सब देखकर पसीने से तरबतर हो चुका था। आर्यन और अरुण कुछ सोचते उससे पहले ही आर्यन नीचे गिरा और उसके हाथ से फ़ोन गिरकर टूट गया। अरुण ने झट से अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और आर्यन को उठाया।
आर्यन ने उसे बताया कि उसका पैर किसी ने पीछे से खींचा, जिसकी वजह से वो गिर गया। आर्यन को संभाल कर जैसे ही अरुण ने दोबारा टॉर्च आरुषि की तरफ घुमाई तो आरुषि बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर अरुण और आर्यन के सामने खड़ी थी। वे दोनों आरुषि से कुछ पूछते उससे पहले ही आरुषि बोली, क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो अब पार्टी शुरू करते हैं यार। आर्यन ने कहा, नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं। कि तभी अचानक आर्यन चीखा और अंधेरे में एक कोने में घसीटा जाने लगा। आरुषि और अरुण कुछ समझते उससे पहले ही आर्यन की चीख और उसे घसीटने की आवाज़ शांत हो चुकी थी। अरुण और आरुषि का हाल डर के मारे बुरा हो चुका था। दोनों आर्यन को आवाज़ देते हुए इधर उधर ढूंढने लगे। दोनों आर्यन को ढूंढ ही रहे थे कि आरुषि की नज़र दीवार पर लाइब्रेरी के अंदर एक दरवाजे पर पड़ी। दोनों धीरे धीरे डरते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाज़ा खोला। पीछे एक संकरा गली जैसा कमरा था। अरुण ने पहले बाईं ओर टॉर्च घुमाई और फिर जब दाईं ओर टॉर्च की तो आर्यन एक कोने में बैठा, हाथ में एक सड़े हुए मांस का टुकड़ा और खून से लथपथ मुंह लिए बैठा था। ये नज़ारा देख अरुण और आरुषि की चीख निकल गई। अरुण ने झट से वो दरवाज़ा बंद किया और पलटकर भागने ही वाले थे कि दोनों की एक बार फिर चीख निकली, क्योंकि दोनों के सामने एक आदमी जिसका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसके वॉचमैन के कपड़े देखकर अरुण को वो कोई इंसान ही मालूम पड़ा। उस आदमी ने उन दोनों से कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तुमको मालूम नहीं ये लाइब्रेरी बंद रहती है? यहाँ एक लड़की की आत्मा है। आरुषि ने कहा, आत्मा? तो उस व्यक्ति ने बताया कि 4 साल पहले काव्या नाम की एक लड़की इसी स्कूल में पढ़ती थी। उसके 2 सीनियर्स ने उसके साथ इस लाइब्रेरी में वो किया जिसके साथ काव्या ने जीना ठीक नहीं समझा और इसी बंद लाइब्रेरी में अपनी जान दे दी। उसका बाप सुभाष ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी अपनी जान दे दी। अब काव्या और सुभाष की आत्मा इसी स्कूल में भटकती है। जिस दिन वो लड़के इस स्कूल में वापस आएंगे उसी दिन काव्या और सुभाष उनको मार देंगे। उस गार्ड का इतना कहना भर ही था कि तभी अचानक अरुण के कंधे पर एक हाथ आया। अरुण चिल्लाकर पीछे पलटा तो पीछे बिल्कुल ठीक हालत में आर्यन खड़ा था। तभी उस गार्ड ने तीनों से कहा, चलो तुम तीनों जाओ यहाँ से। इतना कहकर गार्ड उन तीनों को बाहर निकालता है, लाइब्रेरी बंद करता है। आरुषि, अरुण और आर्यन तीनों आगे आगे चल रहे थे और एक टॉर्च लिए वो गार्ड उनके पीछे पीछे। चुप्पी तोड़ने के लिए अरुण ने चलते गार्ड से उसका नाम पूछा तो पहले टॉर्च बंद हुई और फिर एक आवाज़ तीनों के कानों में पड़ी, मेरा नाम सुभाष है। मेरा नाम सोनम है और पिछले 1 साल से मेरी नींद हराम हो चुकी है। एक सपना मुझे सोने नहीं देता। मैं देखती हूँ कि मैं अपने स्कूल में अकेली घूम रही होती हूँ। तभी एक राक्षस जैसा कुछ मेरे पीछे दौड़ता है। मैं भागकर म्यूज़िक रूम में जाती हूँ और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। म्यूज़िक रूम में मुझे एक भयानक सी धुन सुनाई देती है और जब मैं इधर उधर देखती हूँ तो मैं एक कमरे के कोने में पालथी मारकर मैले कुचले चेहरे के साथ खुद को बैठी देखती हूँ। अपना इतना भयानक चेहरा देखकर मेरी नींद टूटती है और मैं पसीने से तरबतर हुए उठती हूँ। सोनम को ये सपना पिछले 1 साल से हर रोज़ तंग करता है, लेकिन आज स्कूल की रियूनियन पार्टी है और सोनम के दोस्तों की ज़िद के चलते सोनम को भी वहाँ जाना पड़ेगा। नहा धोकर तैयार होकर सोनम अपने दोस्त अर्पित और काजल के साथ निकल गई। स्कूल पहुँचने के बाद सोनम को सब कुछ नॉर्मल लगा। उसने सोचा वो तो ऐसे ही डरे जा रही थी, ये सब सपना ही तो है। खैर, सोनम काजल को लेकर वॉशरूम गई। काजल बाहर खड़ी थी और सोनम अंदर चली गई। सोनम ने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करके जैसे ही खुद को घुमाया तो सोनम को पीछे से किसी ने धीरे से धक्का मारा। वॉशरूम में सोनम के अलावा किसी और के न होने के बावजूद उसे धक्का लगा तो लगा कैसे? यही बात सोनम के खून को ठंडा कर रही थी। सोनम झट से दरवाज़ा खोलकर वॉशरूम से बाहर आई और बाहर आते ही देखती है कि काजल बाहर नहीं है। सोनम बाहर हॉल में निकल कर आई तो उसे पता लगा कि पूरे स्कूल में सन्नाटा पसरा पड़ा है।
सोनम समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है। सोनम हॉल से मेन गेट की तरफ जाने लगी तो रास्ते में सोनम को वही म्यूज़िक रूम दिखा जो उसे सपनों में दिखाई देता था, और म्यूज़िक रूम से आती वो धुन सोनम के पैरों को म्यूज़िक रूम की तरफ खींच रही थी। सोनम ने म्यूज़िक रूम का दरवाज़ा धीरे से खोला और अंदर गई। सोनम के अंदर जाते के साथ ही दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ अपने आप बंद हुआ। सोनम ने चारों कोनों में नज़र घुमाई और उसकी सांस में सांस आई ये देखकर कि किसी भी कोने में कोई नहीं है। लेकिन सोनम समझ नहीं पा रही थी कि वो म्यूज़िक की आवाज़ किसी इंसान के यहाँ न होने के बाद भी कैसे आ रही है। सोनम ने सोचा छोड़ो, और जैसे ही बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते के साथ ही सोनम की चीख पूरे स्कूल में गूंज पड़ी, क्योंकि सामने एक लड़का जिसकी बिल्कुल सफ़ेद आंखें और पीला पड़ चुके चेहरे पर वो भयानक मुस्कुराहट ने सोनम को चीखने पर मजबूर कर दिया। तभी उस लड़के ने सोनम का हाथ पकड़ा और उसे घसीटना शुरू किया, और घसीटते घसीटते वो लड़का सोनम को एक क्लास में लेकर आया। सोनम को रोता देख वो लड़का बोला, क्या हुआ सोनम, पहचाना नहीं मुझे? मैं नितेश। ये नाम सुनते ही सोनम की आंखें हैरानी से फटने को हो गई। दरअसल अपने 12th के एग्ज़ाम में सोनम चिट बनाकर लेकर गई थी। पकड़े जाने के डर से सोनम ने वो चिट नितेश की तरफ फेंकी तो नितेश खामखा पकड़ा गया। पहले नितेश को फेल किया गया और फिर समाज में उसे इतना बदनाम किया गया कि सीधे साधे नितेश ने अपनी जान दे दी। खैर, नितेश ने सोनम से कहा, मैं तुम्हारे जितना खुदगर्ज नहीं सोनम, तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो और चली जाओ यहाँ से। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। सोनम ने झट से जवाब देने के लिए हामी भरी। नितेश ने कहा, पहला सवाल, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारा प्यार? सोनम ने माँ को चुना, और तभी उसके पास एक फ़ोन आया कि सुनील यानी सोनम के प्यार की जान एक एक्सीडेंट में जा चुकी है। दूसरा सवाल, बहन या पिता? सोनम ने रोते हुए पिता को चुना, और एक और फ़ोन आया कि सोनम की बहन खुदकुशी कर चुकी थी। तीसरे सवाल का किसी को कुछ नहीं पता। अगले दिन सोनम की लाश उसी कमरे में स्कूल यूनिफॉर्म में मिली। तो तीसरा सवाल ये रहा होगा कि उसे फॉर्मल ड्रेस पसंद है या स्कूल यूनिफॉर्म, और सोनम ने स्कूल यूनिफॉर्म चुनी होगी।